लेट्स टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब। तेलंगाना में है लगातार ये, और जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत अहम जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल रहे हैं। क्या कुछ इनका ऑब्जर्वेशन है, किन इशूज़ को लेकर के पार्टी जो है वो मैदान में उतरी है और कैसे अब ये आगे बढ़ रहे हैं? 30 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। सर, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। हम देख रहे हैं लंबे वक्त से आप जो है यहाँ पर हैदराबाद के आसपास हैं। हैदराबाद में एक तरीके से कहा जाए तो डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली से आकर के हैदराबाद की जो सियासत है वो आपको लगता है कि इतनी दूर जब वापस आप आते हैं, इधर दक्कन में आते हैं, तो पहला एक्सपीरियंस जो है क्या है, क्या कहेंगे? 15-20 दिन का जो ऑब्जर्वेशन है आपका, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी जगह मैं घूमा जब यहाँ पर तेलंगाना में आया। सिर्फ हैदराबाद नहीं, तेलंगाना के बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गया, 33 डिस्ट्रिक्ट से कई जगह गया मैं। जो जनरल ऑब्जर्वेशन है कि लोग परेशान हैं इस सरकार से, और परेशान इसलिए है कि यहाँ पर सभी लोग एक तरह से सोचते हैं कि जो तेलंगाना मूवमेंट हुआ था उस पर एक नहीं हज़ारों लोगों ने, 1200 लोगों ने अपनी शहादत दी थी इस तेलंगाना मूवमेंट के लिए, और इसलिए नहीं दी थी कि एक परिवार उसका फ़ायदा लेकर जाए। पूरे तेलंगाना में गुर्बत है, करप्शन रैम्पेंट है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स या ये जो परिवार और उनके करीबी लोग हैं उनको फ़ायदा है, लेकिन आम नागरिक को कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो लोग इसलिए परेशान हैं कि जिन लोगों ने तेलंगाना के मूवमेंट में, जिनके परिवारजन ने अपने जान दिया है, शहादत दी है या फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी है, आज उनको उनके मकसद में कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए कि स्टेट तो बन गया, लेकिन स्टेट बनने के जो फ़ायदे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसलिए लोगों में तराई है, बहुत बहुत नाराज़गी है, और मुझे लगता है कि ये पूरी नाराज़गी, पहले 5 साल में तो उन्होंने कहा कि भाई हम और 5 साल दीजिए, और 5 साल दीजिए, मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ लोग समझते भी हैं। बट अगले 5 साल में भी उन्होंने देखा कि ये सिर्फ या तो अपने लिए या अपने वालों के लिए, लेकिन जनता के लिए नहीं। तो ये जनता को इस बात का एहसास हो गया, और मुझे लगता है कि इस बार के जो रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को, उसमें केसीआर को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अच्छा, झटका वो आपकी तरफ से लगेगा कि कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं दिल्ली में बैठ करके खास तौर से, और जो जितने भी सर्वे आए हैं वो ये कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो बीआरएस वर्सेस कांग्रेस है, जो मतलब एक तरीके से मुकाबला है, यानी मुकाबला सीधा 2 पार्टियों के बीच में है। तो बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है आपके हिसाब से? देखिए, हमने जो मुद्दे उठाए हैं, करप्शन के, परिवारवाद के, तुष्टीकरण के, या जो आम लोगों की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने मुद्दे उठाए हैं, वो लोगों में उस कहीं ना कहीं रिसेप्टिवनेस बहुत है उसकी। इसलिए, और जो ट्रैक्शन हमको मिल रहा है ज़मीन पे, जो सर्वे की रिपोर्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सीट्स, 119 सीट्स में, जहाँ पर हम नंबर 1 या नंबर 2 है, लेकिन नंबर 3 में कहीं नहीं है। तो हमारे जो मोमेंटम चल रहा है उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस 30 तारीख तक हम इस स्टेज पे होंगे कि हम अपने बहुमत से हमें बहुमत मिलेगा, और अपने पार्टी के बलबूते पे हम सरकार बना लेंगे। हाँ, क्योंकि इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि अगर बीआरएस को जरूरत पड़ी तो आप उनकी मदद करेंगे, और अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो आपकी मदद करेंगे। तो ये भी कुछ इस तरह की जो है बातें भी हवा में तैर रही हैं। देखिए, ये सब बातें कांग्रेस फैला रही है। हकीकत तो है कि कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम, मजलिस पार्टी, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हकीकत यह है कि अगर इतिहास उठा के देखिए और खंगाल के देखिए तो आपको एहसास होगा कि कांग्रेस का बड़ा गहरा रिश्ता बीआरएस के साथ रहा, बीआरएस के चीफ का बड़ा गहरा रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा। मनमोहन के साहब की सरकार में वो मिनिस्टर थे। बाद में आप देखिए 2014 में, देखिए 2019 में कितने सारे एमएलएज उन्होंने सप्लाई किए कांग्रेस पार्टी ने उनको, उनकी सरकार बनाने के लिए। और इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करके रखी है कि हमारे नहीं तो आपके, आपके नहीं तो हमारे, इस तरह से। लेकिन जनता ने इस बात को समझ लिया है, और इसलिए जनता ने इस बात को समझते हुए डिसाइड किया है, और मुझे उसकी पूरी उम्मीद है कि इस बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और हम अपने बलबूते पर सरकार भी बनाएंगे। और इन दोनों को, पार्टियों के ने जो करप्शन 10 साल पहले जो कांग्रेस ने किया, और पिछले 10 साल में जो केसीआर की पार्टी ने किया है, इन दोनों के साथ एक कमीशन बैठाएंगे, और जितने भी करप्शन इन लोगों ने किया है उस करप्शन को उजागर करते हुए ट्रायल करके इन लोगों को हवालात के अंदर भेजेंगे। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग की बात सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की और जो है बीआरएस, जो अब बीआरएस हो गई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और एमआईएम भी मिली हुई है। मगर अगर हम
अभी पिछले 9.5 साल की बात करें तो जितने भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनेंस जो हैं पास हुए हैं पार्लियामेंट में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसके ऊपर साफ तौर से पहले टीआरएस जो अब बीआरएस बन गई है वो पार्टी हमेशा आपके साथ यानी एनडीए के साथ खड़ी हुई दिखी है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो उनके साथ हैं? वो तो आपके साथ हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, एक नहीं कई सारे हैं। नहीं, ऐसा हो सकता है कि नेशनल इश्यूज पे अलग अलग मत होंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का। अब कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, ये एक रीजनल पार्टी, हो सकता है इन्होंने अपने फायदे के लिए उस वक्त उस बिल को सपोर्ट किया होगा। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यही बीआरएस के लीडर जो सबसे पहले इंडिया अलायंस जो बन रहा घमंडिया अलायंस बना है उसको आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के पास गए थे। अब यह है कि इनको चाहिए प्रधानमंत्री के अलावा कोई, चाहते हैं कि हमको प्रोजेक्ट कर दिया जाए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, वो शायद नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा दिन इनकी दाल वहां नहीं गली, आप ये कह रहे हैं? इसलिए नहीं, हाँ। वो दाल गलेगी, ये साथ साथ है, लेकिन अभी थोड़ा बाहर इलेक्शन के बाद देखिए इनका रुख चेंज हो जाएगा और वो फिर उनके साथ घूमने लगेंगे। अच्छा, एक नाम और जो है यहाँ पर बहुत जिक्र होता है उसका, AIMIM का। और अक्सर हिंदुस्तान में कहीं भी आप चले जाइए, किसी सूबे में चले जाइए, किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप में बैठ जाइए, मतलब किसी भी सोचो फिक्र का वो हो, और ख़ास तौर से जो एनडीए के खिलाफ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो AIMIM है, जो ओवैसी साहब हैं, वो बी टीम है। और वो खुद भी कई बार जब उनसे सवाल किया जाता है वो कहते हैं हम तो सबकी लैला हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है साहब, तो ये रिश्ता जो है वो पूछते हैं लोग, जानना चाहते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वाकई वो बी टीम है आपकी, या फिर ये इल्ज़ाम है, या कोई पर्दे के पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग है? मतलब ये है क्या? देखिए, मजलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी का न कभी कोई रिश्ता था, न कभी कोई रिश्ता हो सकता है। मैं तो पास्ट के बारे में नहीं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं। न कभी था और न कभी हो सकता है। मजलिस पार्टी अनटचेबल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप जो यहाँ पर मूवमेंट लोगों ने लड़ा है और रजाकार की जो पार्टी थी वो मजलिस पार्टी थी। यहाँ हर कार्यकर्ता से आप पूछिए, हर एक आम नागरिक से पूछिए, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत रजाकार पार्टी से ज़रूर होगी। जो एट्रॉसिटीज़ उन्होंने की है उसके बारे में आज भी उनके दिल में सब कुछ, दिमाग में सब कुछ ताज़ा है। इसलिए उनका और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ कोई भी रिश्ता होना इम्पॉसिबल है। ना तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग और ना कोई पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग और ना कोई पर्दे के आगे अंडरस्टैंडिंग। हम उनको डिस्कार्ड करते हैं और उनके खिलाफ हमने सारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए हैं ताकि उनको उन्हीं के ज़मीन में, जहां वो वॉल्ड सिटी बोलते हैं, जो ओल्ड हैदराबाद में, उनको ही टाके की कट्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दे रहा है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, वीक कैंडिडेट या नहीं कैंडिडेट, वो चाहते ही नहीं कि एमआईएम के साथ वो लड़ाई करे, इसलिए कि दोनों साठ घाट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पे ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत ये है कि बीआरएस, ये एक जो अलायंस है ना, ये अनहोली अलायंस, बीआरएस, एआईएम और कांग्रेस पार्टी, इसका बहुत स्ट्रांग अलायंस है। अच्छा साहब, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, जैसे जैसे इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, वोटिंग डेट्स जो है वो नज़दीक आ रही हैं, जो बयानबाजी है वो थोड़ा अलग रुख ले रही है। डेवलपमेंट से जो है हम कहीं ना कहीं कम्युनल की तरफ आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं इस सियासत को। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चाहे AIMIM हो या फिर बीजेपी हो, दोनों की तरफ से बयानात जो है वो बड़े ख़तरनाक आते हैं और वो इस मुल्क की पॉलिटिक्स पर भी कई बार हम देखते हैं कि असरअंदाज होते हैं। आपको लगता है कि एक मतलब एक अच्छे मुल्क में, जहाँ जो जमहूरी मुल्क है, एक जमहूरी निज़ाम में इस तरह की बयानबाजी की कोई जो है वो जगह नहीं होनी चाहिए? और अफसोस की बात यह है कि उसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, ख़ासतौर से बीजेपी और AIMIM। नहीं, बिल्कुल। AIMIM आपने देखा होगा 2 दिन पहले सऊदी नवेसी के छोटे भाई अकबर साहब, उनका बयान देखिए। वो ओपन चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, थ्रेटन कर रहे हैं पुलिस को, थ्रेटन कर रहे हैं सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं। ये तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई, इसलिए उस पर कार्रवाई, वरना कमिश्नर ऑफ पुलिस को तुमको फ़ौरन हिरासत में लेना चाहिए था, एक्शन में आना चाहिए था कि पुलिस को थ्रेटन करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ने जाके कार्रवाई की है, तब जाके कार्रवाई हुई है। इससे समझ में आता है कि बीआरएस और एमआईएम और कांग्रेस सब के बीच में साठ घाट है, और ये साफ दिखता है। वरना इस तरह के स्टेटमेंट देना इम्पॉसिबल है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, अनलेस उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि हम पर कोई कार्रवाई नहीं। गोशा महल से जो आपके मतलब आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं और लंबे वक्त से जो है वो इंतखाबात लड़ भी रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं MLA, उनकी जो बयानबाजी है वो बहुत शोला बयानी करते हैं, मतलब बहुत ही यानी
लोग कहते हैं कि मतलब एकदम नफरती बयानबाजी एक ख़ास समाज को, ख़ास समुदाय विशेष को जो है वो जहन में रख करके, सामने रख करके बयानबाजी करते हैं। आपकी मुलाकात हुई उनसे? क्या कभी आप कहते हैं भाई क्या शिकायत है मुसलमानों से, क्यों इतनी जो है नफरत करते हो, क्यों इतनी बयानबाजी करते हो उनके खिलाफ? कभी कहा आपने उनको, या मतलब जो है कोई बात हुई? इतने दिन से आप यहाँ पर हैं। नहीं, मुझे तो कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। मतलब क्या आप जो है रम गए ऐसी बातें सुनते सुनते? नहीं, यहाँ पर हूँ और सारी चीज़ मीडिया में मेरे थ्रू जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसी चीज़ें किसी ने कही, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि जो भी और लीडरशिप का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिससे किसी को भी थोड़ी सी भी आहट हो। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि ऐसे बड़बोले लीडर्स के साथ जो कोई इक्का दुक्का लोग करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में को खुश करने के लिए इलेक्शन के समय में, लेकिन बाय एंड लार्ज देखिए भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट हो या कार्यकर्ता हो, सब एक वेरी कमिटेड सोल्जर हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं, और वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि समाज में उनकी जो कोशिश होती है सेवा की, और ना कि इस तरह के जो है समाज को बिखेरने वाली कोशिश होती है। उसमें अगर किसी ने कहा स्टेटमेंट, आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, अगर किसी ने दिया हो, एक आध नहीं सर, लंबी फहरिस्त है। तो उस तरह के स्टेटमेंट को का संज्ञान लेके पार्टी उस पर कार्रवाई भी करती है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे राजस्थान में आए या यहाँ पर आए, वो भी, उनका टारगेट भी एक खास समाज की तरफ होता है और जिहादी और दंगाई कह करके बुलाया जाता है। क्या कोई पूरा समाज जिहादी हो सकता है? क्या कोई पूरा समाज दंगाई हो सकता है? और क्या हिंदू राष्ट्र की बात कोई एक चीफ मिनिस्टर कर सकता है? आप बताइए। आसाम के सीएम लगातार कह रहे हैं। देखिए, ना तो कोई जो जिहादी माइंडसेट कोई एक खास पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से बोला जाता है, ना तो किसी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, बट वो एक तरह के आम बोलचाल में उस तरह का हो गया है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको इस तरह से रेफर करते हैं लोग। एंटी सोशल एलिमेंट जिस समाज में भी हो, सबको बारे में एक ही नज़रिया है हमारी पार्टी का, और उसको हम हर तरह से उसके बारे में बात करते हैं। क्या यूपी में लड़ाई कर रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के, तो क्या उसमें मुस्लिम है सब जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है? जिससे पुलिस ने कार्रवाई किया, क्या सब मुस्लिम हैं? अरे सब अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग आस्था में, और सब समाज के लोग हैं, सब वर्ग के लोग हैं जिस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको मीडिया कहीं ना कहीं इस तरह से कलर देती है ताकि समाज में थोड़ा जो है फ्रिक्शन पैदा हो। हकीकत में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन मीडिया को कहीं ना कहीं उसको चटपटा बनाने के चक्कर में वो समाज का नुकसान कर रही है। ये इसमें पूरे तौर से मीडिया रिस्पॉन्स। एक चीज़ हम और देख रहे हैं साहब कि बयानबाजी जो है वो उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां पर मतलब, चूंकि एक, मैंने पहले भी कहा कि एक जमहूरी निज़ाम में, एक जमहूरी सिस्टम में और इंतखाबात हो रहे हैं, तो ज़बान को मतलब जो है, या जो भी भाषा बोली जाए वो ऐसी बोली जाए कि एक दूसरे को शिकायत ना करनी पड़े चुनाव आयोग जाकर। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है साहब। प्राइम मिनिस्टर जो है वो राहुल गांधी को बोलते हैं मूर्खों का सरदार। फिर राहुल गांधी जो है वो देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जो बात नहीं होनी चाहिए उनको पनौती तक बोल देते हैं। आपको लगता है कि उस लेवल पर एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, या फिर एक देश के प्राइम मिनिस्टर को किसी दूसरे लीडर के लिए ऐसी जबान जो है वो मतलब क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए? मूर्खों का सरदार बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप बोलते हैं कि भाई बेवकूफ़ी कर रहे हैं लोग, और ये इनकी निगरानी में बेवकूफ़ी हो रही है, तो बेवकूफ़ी को तो मूर्ख किसको बोलते हैं? बेवकूफ़ को बोलते हैं। ये सारे बेवकूफ़ हैं। ये आम बोलचाल के ज़बान में आप घर में भी बात करते हैं, बाहर में अपने माँ बाप से, वालिदैन से, सबसे बात करते हैं कि नहीं? बेवकूफ़ किसी को कहना, आप मूर्ख और बेवकूफ़ में कोई फ़र्क तो नहीं, दोनों एक ही बैठे। हाँ, लेकिन अच्छा लफ्ज नहीं माना जाता ना, ये किसी की इंसल्ट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। इसको बोलने बेवकूफ़ी, देखिए, किसी को गाली देना और किसी को कहना कि बेवकूफ़ है, दोनों में फ़र्क है। राहुल गांधी ने और उनके परिवार वालों ने बराबर प्रधानमंत्री को टारगेट किया है और गाली दिया है। ये बात जब भी उन्होंने की है तो उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। जितना ज़्यादा आप गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, उतना ज़्यादा आपको खमियाजा होता है। आपने देखा अभी मौत का सौदागर उन्होंने कहा था, तो गुजरात इलेक्शन में कहा था सोनिया गांधी ने, रिजल्ट आपके सामने है। पिछले बार भी उन्होंने कुछ कहा खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को, रिजल्ट आपके सामने है। खुद नहीं बोल पाए तो खड़गे जी से बुलवाया। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इस बार भी राजस्थान की एक रैली में वो बोले कि कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की जो आला कमान है, या मतलब जो भी जिम्मेदार हैं, वो मेरे
वालिद को या मेरे फादर को या मेरे पिता को भी जो है वो नहीं बख्श रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और खुद अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कांग्रेस के ऊपर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस को जो भी कोई बुरा भला कहता है उनकी पार्टी के अंदर, उसका अंजाम जो है वो मौत होता है। और वो सीधा राजेश पायलट साहब का नाम भी लिया उन्होंने और उसकी कहा कि उसकी जो खुन्नस है वो सचिन पायलट से भी निकाल रही है पार्टी। मतलब सियासत वहाँ तक क्यों पहुँची? देखिए, ये तो हकीकत बयान किया उन्होंने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उनको उन्होंने बताया। जो बैक टेस्टिंग कीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि किसी भी इलेक्शन में या किसी भी लीडर्स, सभी लीडर्स अपने हिसाब से इलेक्शन में कैंपेन करते हैं, लेकिन गाली देने का किसी को अधिकार नहीं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी डायरेक्ट अटैक करके जो है प्रधानमंत्री को अटैक करते हैं और इसलिए कई बार उनको इसका नुकसान भी होता है। इसलिए कि जब इलेक्शन में जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो इलेक्शन में जाहिर है लोगों का जो प्यार है वो प्रधानमंत्री जी के साथ है, जो एडमिरेशन है, जो लोगों के दिल में बसने वाला का सवाल है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल में बसते हैं। इसलिए कई बार इनकी ये जो इसीलिए उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ी का सरदार, इसलिए कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ उनको ही नुकसान करती हैं और इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को समझना चाहिए और ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो जो बयान दिया था बेवकूफ़ों का सरदार, वो उनके फायदे के लिए दिया था, समझना चाहिए उनको अगर वो समझ जी। सकते तो। एक चीज़ और साहब, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का जो एक सियासत करने का तौर तरीका है या जो वो ख्वाब लेकर के आए या जो नारा लेकर के आए वो था सबका साथ सबका विकास। फिर वक्त के साथ बदला, सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास हुआ, फिर सबका प्रयास हुआ। मगर जब इंतखाबात आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करने के बजाय ज़्यादातर कम्युनल बातें करने लगते हैं। राजस्थान में लगातार कन्हैया लाल का मुद्दा प्राइम मिनिस्टर उठा रहे हैं और कांग्रेस का ये कहना है वहाँ पर कि भाई जब ये हादसा हुआ या घटना हुई फौरन जो है वो कार्रवाई की गई थी। तो आपको लगता है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कई बार इंतखाबात के वक्त वो डिरेल हो जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट से कम्युनलिज्म की तरफ पहुंच जाते हैं और एक इशारा होता है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कैंपेन अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग पैटर्न है कैंपेन करने का और अलग अलग मुद्दे, हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं, उस लिहाज से कैंपेन होता है। जो मुद्दे वहाँ के होते हैं, जो लोगों को के जहनों में बसता है, जो लोगों का फीडबैक आता है, उस बात को उठाया जाता है हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। जो हमें फीडबैक आता है, जिसके लिए लोग कंसर्न होते हैं, जिसके लोगों को लगता है कि इस चीज़ के बारे में उठाना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए लोग उठाते हैं। इसलिए कि हमारा जो मैनिफेस्टो भी बनता है वो ऐसा नहीं कि हम बैठ के 4 लोग रूम में बैठ के बना लिया। हम घर घर तक जाते हैं, उनके फीडबैक लेते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पे एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। अब वो फीडबैक जो है, रेगुलर फीडबैक हमको पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल कार्यकर्ता से आता है और उस फीडबैक को हम कहीं ना कहीं अपने स्पीचेस में, अपने भाषण में या अपने लोगों के इंटरेक्शन में या जब पोजिशनिंग करते हैं तो उसमें वो चीज़ें आती हैं। और ये स्वाभाविक है कि जो चीज़ लोगों के जहन में बसता है वो आपकी स्पीच में ज़रूर दिखेगा। एक चीज़ और साहब हम देख रहे हैं, चूँकि माइनॉरिटी का इशू जो है वो भी आ जाता है और फिर ये देखते हैं कि एक जो है वो अनरिटन रूल शायद जो है पार्टी ने बना लिया है कि असेंबली इंतखाबात में वो मुसलमानों को दूर रखना है, मतलब उनको टिकट नहीं देना। जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, मतलब जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं या दूसरे हैं, वहाँ पर तो टिकट दे देते हैं, जो गुजरात में भी देते हैं, यूपी में, सब जगह देते हैं। मगर असेंबली इंतखाबात में क्या मतलब जो है, ऐसी क्या वजह है, क्या रणनीति है पार्टी की, इसके पीछे की लोग वजह जानना चाहते हैं? वजह साफ है, मुस्लिम कम्युनिटी से ही पूछिए। हम और आप उस कम्युनिटी से आते हैं। जिस दिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए ना खड़े होइए, बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक तरह से, जिस तरह से आप ट्रीटमेंट है आपको सब पॉलिटिकल पार्टी का, उस तरह से करने लगे, सारी चीज़ नज़रिया भी बदल जाएगा और ये सारी चीज़ें जो विनेबिलिटी जो क्राइटेरिया हम बोलते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देते ही नहीं है। तो क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा रिस्क लगी कि एक सीट को दे दिया मुस्लिम को सिर्फ कहने के लिए, जबकि उसके जीतने के इम्कानात है, लेकिन फिर भी इसलिए दे रही है, हराने के लिए जो है लोग आ जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑर्गेनाइजेशन, जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज मैंने देखा पेपर पढ़ा, जमायत उलमा हिंद बीआरएस को सपोर्ट करी। क्यों कर रही भाई? क्यों ऐसा करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी? लेटर क्यों जारी कर रहे हो आप ऐसे वक्त पे? ऐसे क्यों लेटर जारी कर रहे हैं? आप बोलिए भाई, आपका वोट है, आप आजाद हैं, आजाद ख्याली के साथ डेवलपमेंट की बात देखिए। आपकी कौन सी चीज है वहां पर जिसके जो फायदे आपको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप कर रहे हैं?
क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी किया और शायद आपका जवाब जो है उसमें ये भी था, और कहीं ना कहीं आपने भी एक सवाल उठाया है कि भाई कम्युनिटी क्यों दूर हुई है, और जब कम्युनिटी दूर हुई है तो फिर पीएम ने भी अपने शायद जो है वो जो है हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि हमने देखा है वजीर आजम को 3 मिनिस्टर जो है वो उनके साथ थे, एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे मुस्लिम कम्युनिटी के, और 3 राज्यसभा थे, उनमें आप भी शामिल थे। मगर अब ये हुआ कि ना कोई मतलब जो है खटाना साहब को बनाया, मगर उनको लाए हैं राष्ट्रपति के जरिए। ठीक है साहब, मगर पार्टी की तरफ से डायरेक्ट जो है वो कोई राज्यसभा नहीं है, और कोई आज आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि कोई स्टेट मिनिस्टर भी नहीं है मरकज़ में। तो शायद यही वजह रही होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की थी, 3 वजीर बनाए थे, एक मौका दिया था कम्युनिटी को, उस मौके पर वो खरा नहीं उतरे, तो इसलिए जो क्या हाथ पीछे खींचे ऐसा नहीं समझता हूँ मैं कि इस वजह से प्रधानमंत्री ने कहा किया है। वो तो अलग अलग टाइम में अलग अलग सूरत हाल होती है, उसके बेसिस पे करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल कंपल्शन भी होता होगा, स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव भी होता है, लेकिन उससे कम्युनिटी को ध्यान करके नहीं बल्कि पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश पे ऐसा होता होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। तो आज देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसमें 2 सबसे वो बड़े ओहदे पे मुस्लिम समाज के उल्लेख कह रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है पार्टी के नड्डा जी के नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम समाज के हैं। उसी तरह से बहुत सारे यूपी में मिनिस्टर भी जो है वो, और एमएलसी भी बहुत सारे मुस्लिम है, बिहार में है, बिहार में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इस तरह की सोच नहीं है। ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा अगर मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है रिप्रेजेंटेशन, तो उतना ही ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होकर रहना चाहिए। अगर आप एक पार्टी के साथ, एक पार्टी को सिर्फ हराने के मकसद से रहेंगे, तो जिसको आप चाह रहे हैं कि आप हराना है, मैं एक जेन्युइन बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सोचिए कि आप हमको तकलीफ देना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे दूर भागूंगा कि आपके साथ जुड़ूंगा। जाहिर है आप तकलीफ दे रहे हैं। ये तो दोनों तरफ से है ना साहब, क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि भाई आप जो है वो ठीक है, आप जो इश्यूज हैं वो करिए जो करना है, मगर कुछ जो बयानबाजी होती है, और मरकजी वजीर हैं सब, मैं नाम ले सकता हूं उनका, मरकजी वजीर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कम्युनिटी के लोगों को बहुत बुरा भला कहते हैं। तो फिर देखिए ये वोट वोट बैंक पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपके वोट की कीमत है, लेकिन आप उस कीमत को ज़ीरो कर दिया है। और जिस दिन आप अपने कीमत को पहचान लेंगे, उस वोट को की हैसियत को पहचान लेंगे, आप उस वोट को सही तरीके से हर इंतखाब में इस्तेमाल करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी, और आपके नज़रिए में आपकी अपनी सोच होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है, तो शायद फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपकी सोच जो है अगर ये होगी कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को हराना है, तो शायद आपको कभी उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को देख के वोट दीजिए। अगर आप लग रहा है कि आप जीत रहे, जीतने वाली पार्टी को दे रहे, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि कसम खा के बीजेपी के पीछे मत पड़िए कि भाई इसको हराना ही है इस कैंडिडेट को। आपके हमें भी वोट परसेंटेज दिखते हैं, हमें भी बूथ लेवल पे देखते हैं 0-0 वोट है, एक कार्यकर्ता है तो उसी का सिर्फ वोट है, बाकी किसी ने नहीं दिया। फिर आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हो, तो जो दोनों तरफ से जो है वो वाइस वर्सा है, जो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अलग होती है, पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। सरकार में आके हमने आपके लिए अच्छा किया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी का आप हराने के लिए खड़े हुए हैं, सरकार में रहने के बाद सब बराबर है उनकी नज़र में, इसलिए वेलफेयर स्कीम में कोई बिना भेदभाव के सबको दिया, सबको मिलता है। हाँ, सही है, और सब लेते भी हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का नज़रिया तो दूसरा होगा ना, इसलिए वो जीतने के लिए खड़ी है, सरकार में आने के लिए खड़ी है। अगर सरकार उन्हें वोट नहीं मिलेगा तो वो क्यों आएंगे? ठीक है, उनको तो वोट चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको वोट टिकट दिया तो वो ये हारेंगे, बगल के 4 लोग और हारेंगे यहाँ पर। इसलिए इसको सही नज़रिए से सोचना चाहिए। जितने मौलवी मुल्ला हैं समाज के, अपने धर्म गुरु हैं, जितने अपने मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को नज़रअंदाज करके आप अपने फ़ायदे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को नज़रअंदाज कर रहे हैं सिर्फ इमोशंस में आके। आप जितना हाथ बढ़ाइएगा उतना ही हाथ उधर से ही बढ़ेगा। और साथ पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, अब अगर आपके हराने के बाद भी अगर वो सरकार में आती है फिर भी आपकी चिंता करती है, तो आपको इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब आपकी जिम्मेदारी आप भी कीजिए, आगे बढ़िए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी नागरिकों के लिए होती है, तो सब कुछ करते हैं। सरकार पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए होती है जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हमारे सपोर्ट में है,
उसके लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इसलिए उनको टिकट देते हैं, उनको साथ खड़े होते हैं। ये जो गैप है, इस गैप को भरने में या कम करने में जफर इस्लाम साहब क्या रोल अदा करेंगे और तेलंगाना के वोटर्स को और खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के, चाहे तेलंगाना को हो कि देश के किसी कोने के हों, अपने वोट की कीमत पहचानिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जागीरदार अपने वोटों की मत बनाइए। अगर आप उनको जागीरदार बनाइएगा तो जाहिर है कि आपके इंटरेस्ट को वो सर्व करेंगे अपने फ़ायदों के लिए, आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करेंगे, आपके फ़ायदे को कभी हर बार नज़रअंदाज करेंगे, इसलिए कि उनका अपना मकसद है आपको अपने साथ रखने का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही को सिर्फ वोट दीजिए, मैं ये कहता हूँ अपने वोट की हैसियत और अहमियत को पहचानिए और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए अच्छा करती है उसको दीजिए। बिना जिस तरह से सरकारी निज़ाम से कोई भेदभाव नहीं होता है, उस तरह से आप भी पॉलिटिकल पार्टी को भेदभाव करना छोड़ दीजिए। हराने के लिए नहीं, अलग अलग पार्टियों को जिताने के लिए काम कीजिए। जिसमें आपको फ़ायदे, मैनिफेस्टो में फ़ायदे दिखते हैं उसको वोट कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपके मैनिफेस्टो में आज अगर किसी के पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में आपके हित के बारे में नहीं लिखा है और आपका वोट उस पॉलिटिकल पार्टी को गया जिसमें सब उनके हित में लिखा था, कल को हर पॉलिटिकल पार्टी आपके हितों के बारे में की रक्षा करेगी और आपकी हितैषी बनेगी और ऐसे में आपका ही फायदा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको इस बात का आज भी गुमान नहीं है या गुमान होते हुए भी अनजान बने रहे हैं। लेकिन उनको ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के या भारतीय जनता पार्टी के से दूरी बना के उनको शायद उसका फ़ायदा होता होगा, शायद उनको हो जाता होगा फ़ायदा, किस तरह से मुझे मालूम नहीं। कम्युनिटी को नहीं होता, कम्युनिटी को तो सिर्फ वो गड्ढे में डाल रहे हैं। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया।